गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो पोनो पोनो के इस स्पेशल वन डे कॉम्प्लीमेंट्री सेशन में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वन डे कॉम्प्लीमेंट्री सेशन ऑन हो पोनो पोनो। आज के अपने इस सफर में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सिंपल येट इफेक्टिव मेथड के बारे में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। So today we are going to deep dive into the world of Ho'oponopono। अब देखिए, इस समय हमारी घड़ियां इशारा कर रही हैं 12:01 हो चुका है और हमारा शेड्यूल टाइम था ठीक 12 बजे और हम अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं आखिर हमें इस होपोनोपोनो की जरूरत क्या है, वाई वी नीड इट। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं मॉडर्न टाइम के, जिनका नाम है साइमन साइनेक। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ करंट टाइम और उनकी एक किताब है फाइंड योर वाई। अपने लाइफ में आप कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, पढ़े लिखें, जो करना है करें, लेकिन उस काम को करने से पहले वो काम आप क्यों करना चाहते हैं ये जरूर ढूंढें। वाई। तो हर काम का एक पर्पस होता है, हर काम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम किसी भी काम के पीछे छुपे हुए उसके वाई को समझ जाते हैं, वंस वी हैव अंडरस्टूड द वाई बिहाइंड एनीथिंग, व्हाट मतलब क्या और हाउ कैसे, ये दोनों हमेशा आप ढूंढ सकते हैं। अक्सर होता क्या है, हम अपनी जर्नी उल्टा करते हैं। पहले हाउ ढूंढते हैं, फिर व्हाट ढूंढते हैं, फिर वाई ढूंढते हैं। ऐसा नहीं, जर्नी हमेशा होगी वाई, क्यों करना है। जब आपने क्यों को तय कर लिया और आपका क्यों ऐसा है जो इनविटेबल है, जो अकाट्य है, तो आप व्हाट, क्या और कैसे, हाउ, दोनों को फिगर आउट कर लेंगे, दोनों को आप ढूंढ पाएंगे, दोनों के बारे में आप पता कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं हो पोनो पोनो का मतलब क्या होता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आता है हवाईयन कल्चर से। हवाईयन कल्चर से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। जो हो पोनो पोनो है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, हो पोनो पोनो। हो का मतलब होता है टू मेक, मतलब या टू क्रिएट, बनाना। जो वर्ड पोनो है उसका मतलब होता है एरर को सही करना, टू करेक्ट एरर्स। और इस शब्द में पोनो पोनो दो बार आया है, टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो सिंपल भाषा में समझें तो हो पोनो पोनो का मतलब है टू मेक थिंग्स राइट या टू करेक्ट एरर्स। अपनी जीवन में हम सब लोग, एक मानव के जीवन में, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो या तो आप दानव हैं या देव, और दोनों ही इस क्लास में नहीं हो सकता है क्योंकि उनको क्लास की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां हैं, चाहे इस रिकॉर्डिंग को देखें या लाइव सुने, हम सब लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं। और एक बड़ी अच्छी सेइंग है, टू एर्र इज ह्यूमन। गलती करना या गलती होना मानव की प्रकृति है। चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी दूसरा इंसान। कोई इंसान ये बोले उसने कभी गलती नहीं की है, या तो वो झूठ बोल रहा है या आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हर इंसान से गलती होगी। एवरी पर्सन विल डू सम मिस्टेक, सम एरर्स। और ये पूरा का पूरा हो पोनो पोनो एक सिंपल, इफेक्टिव मेथड देता है, फ्रेमवर्क देता है, जो हमें उन गलतियों को सही करने में मदद करता है। आप लोगों में से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझा होगा, उन्होंने एक टर्म जाना होगा, CAPA, जिसको बोलते हैं कापा। इसका मतलब हुआ, पहला सी का मतलब है करेक्टिव, दूसरा ए है एक्शन, अगला पी है प्रिवेंटिव,
लास्ट ए है एक्शन। कि जीवन में आपसे कोई काम हो गया या कोई गलती हो गई, कोई भी गलती, तो उस गलती के बाद हमें दो चीजें करने की जरूरत है, एक करेक्टिव एक्शन, एक प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब वो एक्शन जो हमें उस गलती से बाहर निकाले या उस गलती के बोध को हमें रियलाइज कराए और हमें उससे उसके इंपैक्ट को रिड्यूस करे। पीए का मतलब होता है प्रिवेंटिव एक्शन, कि ये जो घटना घटी, ये जो इवेंट हमारे जीवन में हुआ, हम इस इवेंट से क्या लर्निंग ले सकते हैं जो हमें भविष्य में वैसी गलतियां करने से बचा सके। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड। जो हो पोनो पोनो है, ये हमारे इस करेक्टिव एक्शन के पार्ट को डील करता है। कि अब एक और सवाल मन में आता है कि भाई हो पोनो पोनो तो समझ गए, बट ये हवाईयन कल्चर से है, हम इसकी बात क्यों करें? भाई हम सब तो अलग कल्चर के हैं। तो देखिए, जितने भी रिलीजन है, जितने भी कल्चर है दुनिया में, वो सब एक चीज पे स्टिक, या एक कॉमन थ्रेड है जो सारे रिलीजन्स को, सारे कल्चर को, सारे बिलीफ को जोड़ता है। और उस जिस्ट का नाम है कि हम इंसानों को सही कर्म करने चाहिए। यहां बैठा हुआ कोई भी इंसान इस लाइन को काउंटर नहीं कर सकता। कोई भी रिलीजन है, कोई भी कल्चर है, उसका वन सिंगल लाइन टीचिंग है कि इंसान को सही काम करने, और अगर सही काम गलती से नहीं हुए हैं तो हर रिलीजन और हर कल्चरल बिलीफ ने इसके मैकेनिज्म दिए हैं, रास्ते दिए हैं कि जिससे आप उस गलती से या उस गलती के बोध से बाहर निकल सकते हैं। चाहे हमारे वेदों की बात करें या चाहे किसी और चीज की बात करें। हाँ, तो क्या ऐसा कहना कि भाई जो हो पोनो पोनो है ये वेद से आया है, ये गलत हो, ये सही नहीं होगा। हाँ, सिमिलर प्रिंसिपल, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स वेदों में हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं। तो ऐसा बोलना कि कॉपी किया गया है वो सही नहीं। बहुत सारे ऐसे कल्चरल बिलीफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजनल बिलीफ होते हैं जो आज की तारीख में लोगों के बीच काफी फैल चुके हैं। जैसे आप लोगों में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा इकिगाई का। तो इकिगाई इज अ प्रिंसिपल फॉर जापान। वैबी सैबी, अगेन अ प्रिंसिपल फ्रॉम जापान। होपोनोपोनो, प्रिंसिपल फ्रॉम हवाईयन कल्चर। तो अलग अलग कल्चरल बेस से जो भी उनके बेस्ट क्वालिटीज थे वो लिए गए। आपको एक और चीज यहां जानना जरूरी है कि आज की तारीख में जितने लाइफ प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट बेस जापानीज कल्चर से आता है, क्योंकि जापान इज वन ऑफ द कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच कमांड्स अ वेरी गुड एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन। उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो बहुत बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ वो प्रिंसिपल्स नहीं थे, बट आसान भाषाओं में सिंपल तरीकों से मिलने वाले ऑप्शंस ज्यादा है। कभी कभी सिंप्लिसिटी विंस, और कभी कभी नहीं, हमेशा। आप चीजों को जितना सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल करेंगे, उतना आसान हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, अब चलिए, अब एक सवाल और मन में आता है कि भाई हो पोनो पोनो समझ गए, कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा है, हमें इसकी जरूरत क्यों? भाई वाई वी नीड इट। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मनुष्य को जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तब तक वो उस चीज को इजाद नहीं करता, नहीं करता। when necessity will come, then only the person will think how to solve it या how to win over it। तो आखिर हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हवाईयन कल्चर के हो या किसी भी कल्चर को हो, उनको ऐसी कौन सी जरूरत मिली कि जिसके लिए उनको ये प्रिंसिपल सोचना पड़ा या ये प्रिंसिपल बनाना पड़ा। इस क्लास में कुछ लिखने वाला नहीं है, ये समझने का टॉपिक है।
फिलोसफिकल है, तो ध्यान से सुनिए। अगेन अगला जो लाइन बोलने वाला हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ सकता है, बुरा भी लग सकता है, तो एडवांस में उसके लिए सॉरी। बट शायद आप सब लोगों को पहले के क्लासेस में इसकी आदत पड़ गई होगी, एटलीस्ट एक क्लास तो मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं, तो तोड़ते चलते हैं। यहां जितने हम सब बैठे हैं, प्राइमरली हम सब इंडियन, चाहे आप देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में, और पिछले लगभग 70 साल के भारत को अगर हम देखें या भारतीय परिवेश को, लोगों को देखें, तो 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी सिखाया नहीं गया। मैं ये लाइन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। कहीं भी आपको ये लगे कि सर आप जो बोल रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है, वो इलॉजिकल है, फील फ्री टू शेयर। मैं कभी भी डिसएग्रीमेंट्स को किनारा नहीं करता हूं। अग्रीइंग टू डिसएग्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जानते हैं वो 4 चीजें क्या हैं जो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर में या हमारे सोसाइटी के डायनामिक्स में खो गया है। सबसे पहला, इमोशन मैनेजमेंट, कि हम इंसानों की जो भावना है, जो इमोशंस हैं, उनको मैनेज कैसे करना है। एज अ कल्चर मर्दों को हमने सिखा दिया, भाई मर्द को दर्द नहीं होता है, तुमको अपने कॉन्सेप्ट तो दिखाने ही नहीं। वहीं फीमेल्स को सिखा दिया, भाई इमोशन है, बोलोगी तो बुरा मान जाएंगे, इन लॉज क्या सोचेंगे, हस्बैंड क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो मतलब दोनों को ही हमने इमोशन मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं। मुझे नहीं लगता यहां बैठा हुआ कोई भी इंसान आके ये बोल सकता है कि उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने, किसी ने आके उसको ये बताया हो कि भाई इमोशन को मैनेज कैसे करते। इफ यू आर समवन हु इज बोर्न बिफोर 2010, शायद आपकी लाइफ में आपको ये एनकाउंटर नहीं मिला हो। आपने अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से इस चीज को सीखा होगा। हर इंसान, यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, इस बैच में कोई भी 2010 के बाद वाला नहीं है, सारे 2010 से पहले वाले। तो इमोशन मैनेजमेंट कभी भी हमारे टीचिंग का, हमारे लाइफ की जर्नी का हिस्सा रहा ही नहीं। हर व्यक्ति, मैं, आप, जो भी हैं, हम लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के, अपने अपने लर्निंग के जर्नी से उसके बारे में चीजें सीखी। ये पहली चीज। दूसरा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट जानना जरूरी है, वो है मनी मैनेजमेंट। पैसा कैसे मैनेज करना है। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, पेरेंट्स, टीचर, किसी ने भी आपको ये नहीं सिखाया कि अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है। जब मैं नहीं सिखाया की बात करता हूं, तो फॉर 90% ऑफ द फैमिली, कुछ एक्सेप्शनल अपर टीयर हो सकते हैं जो हमारे आउटलायर होंगे, बट हमारा जो कल्चरल परिवेश है भारत में, हम पैसों की बात नहीं करते। अगर, और सो सॉरी फॉर फीमेल हियर, बट जो मेल मेंबर से मेरे साथ ज्यादा अग्री करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई मेल मेंबर बहुत ऑफन अपनी फैमिली में इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में डिस्कस भी करता है। अगर समस्या है तो वो अपने तक रखता है। हो सकता है अपने दोस्तों से या कुछ बहुत भरोसेमंद साथियों से बात करे, फैमिली मेंबर से तो कभी नहीं करेगा, चाहे वो उसकी स्पाउस ही क्यों ना हो। ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में या हमारे सोशल परिवेश का हिस्सा बन गया है। अब यहां क्या होता है, जब हम अपने कमाने की उम्र में आते हैं तो पता ही नहीं होता भाई पैसा कमाना कैसे है, सेव कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है, भविष्य को कैसे प्लान करना है। अगेन गलती कर करके सीखते हैं। पिछले 10 सालों में थोड़ा परिवेश बदल गया है, क्योंकि इंटरनेट आ गई है, एप्स आ गए हैं, वीडियोज आ गए हैं, तो थोड़ी चीजें बदल रही हैं। बट जब कुछ चीजें बदलती हैं तो अच्छी और बुरी दोनों चीजें आती हैं। अगेन एक ऐसा टॉपिक जहां पे ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल है। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ये चीज करते होंगे, तभी मैंने बोला कि 2010 के बाद चीजें बदल रही हैं। बट आप एक अगर नॉर्मल टिपिकल इंडियन फैमिलीज को देखें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फैमिलीज को देखें, तो मेजोरिटी केस में
यही स्थिति, यही सिनेरियो रहेगा। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने आधा जर्नी सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये बहुत कॉमन हिस्सा नहीं। अभी हम सोसाइटी को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू। तीसरा, अगेन कंट्रोवर्शियल है, दिल तोड़ सकता है, बट सुनना जरूरी है। उसका नाम है पेरेंटिंग। बच्चे कैसे पालने हैं, ये हमें किसी लाइफ मैनुअल में, किसी किताब में, किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया। बस ये माना जाता है बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पल जाएंगे। और यही वजह है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से को देखोगे आज की तारीख में, इतने सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं। खासकर अगर इंडिया की हम बात करें तो हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, टिकिंग बॉम्ब पे बैठे हैं, जहां मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हर पल हर लम्हा ग्रो कर रहे हैं। अभी एक बहुत रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टोरी की थी कि पिछले सिर्फ एक साल में लगभग 41% जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड टर्म्स हैं उनका सर्च बढ़ा है। और सिर्फ टीयर 1 सिटी में नहीं, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिवेश से दूर हो गया है। जो पहला बच्चा होता है वो गिनिया पिग बन जाता है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके ऊपर, उसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। अगेन पिछले कुछ सालों में चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे एप्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो अगेन वहां पे ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, इसकी गारंटी नहीं है, बट आप अपने साथ वालों से, अपने आसपास वालों से चीजें पूछ के ये करते हैं। अगर आज से 10 साल पहले चले तो एक ट्रीटमेंट होता था जो पता था, जिसको बोलते थे थप्पड़ या मास्टर हथियार। मतलब देखिए, मैं किसी पे सवाल रेज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत किसने किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज दैट कि लाइफ के वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जिसकी हम चर्चा नहीं करते, या जिसको हम अपने एक स्किल के रूप में नहीं सीखते। यहां जितने लोग बैठे हैं इस समय लाइव सेशन में, मेजोरिटी वो हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं। और दिल पे हाथ रख के इस बात को बोलिएगा कि पेरेंटिंग करने को आपने कितनी बार पढ़ा है। अगर आप मतलब 2000 से पहले बॉर्न हैं, या 2000 बाद के बाद अगर आप बच्चे हो तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उससे पहले कुछ था ही नहीं तो पढ़ते क्या। तो कभी हमने उसको एक स्किल के रूप में लिया ही नहीं कि भाई ये एक स्किल है, ये एक गुण है, ये क्वालिटी है जो हमें सीखना है, जो हमें अपने लाइफ में हिस्सा बनाना है। तो तीसरी चीज है जो हमारे कल्चरल परिवेश में नहीं रहा, लास्ट है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, उसका नाम है इंटीमेसी। खासकर भारत जैसे देश में इस टॉपिक का नाम लेना भी गुनाह है। गुनाह नहीं, महापाप। शायद कब हम तो ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत हेल्दी डिस्कशंस नहीं होते। आप मेल हो या फीमेल हो, काफी हद तक अपने पीयर्स पे, अपने आसपास के लोगों पे, या थोड़े एल्डर्स पे आप अनऑथेंटिकेटेड, फैब्रिकेटेड या एनेक्डोट ड्रिवन इंफॉर्मेशन को लेते हैं। बहुत, हाँ, पिछले कुछ सालों में अगेन ये बैरियर ब्रेक हुआ है जहां पे डिस्कशंस हो रहे हैं, बट अभी भी अगर आप एक ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू पे देखेंगे, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। मानते हैं शादी कर दो सीख जाएगा, जस्ट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बहुत हकीकत बताता हूं, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग उसको समझ पाएंगे, बट शेयर करता हूं। आज की तारीख में 10 में से 8 वैसे रिश्ते, जो रिश्ते नहीं चल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटीमेसी मैनेजमेंट होता है। इंटीमेसी के अपने आप में बहुत सारे हिस्से हैं, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एंड सो ऑन। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो मेरा टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट नहीं। बट अगेन एक ऐसा हिस्सा जो नहीं। और अब एक काम करते हैं, पेरेंटिंग, फाइनेंस और इंटीमेसी, इन तीनों ही चीजों में कोई भी समस्या आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले हार्म क्या होगा? आपका इमोशन।
अब इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशन को मैं आसान भाषा में समझाता हूं, एनर्जी इन मोशन। ये एक बहते हुए नदी के पानी की तरह है। अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया की 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक इन नेचर है। 80% ऑफ द डिजीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। साइकोसोमैटिक इन नेचर का मतलब उसके होने की वजह एक पुअर इमोशनल मैनेजमेंट है। चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डाइजेस्टिव इशू हो, चाहे वो हार्मोनल इशू, इन सारे के पीछे कहीं ना कहीं, मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूं कि इमोशन ही एकमात्र वजह है, बट एक पुअर इमोशन मैनेजमेंट इसके पीछे की वजह हो सकती है। अगेन, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं, नहीं बिलीव करते हैं, बट मेरा पूरा यकीन है कि अगले 25-30 सालों में जब साइंस और प्रगति करेगा, जब इंसान के दिमाग को और समझेगा, तो शायद यहां तक पहुंच पाएगा। तो वर्चुअली अगर हम देखें तो ये चार ऐसे हिस्से हैं जो हमारे जीवन के बहुत इसेंशियल वैल्यू हैं, इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो मिस हो गए हमारे अपब्रिंगिंग के या हमारे एजुकेशन फ्रेमवर्क के। पिछले कुछ सालों में हमने परिवर्तन किया है, चेंजेस किया है, और कहीं ना कहीं सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमोशन को हार्म कर रहा है या इमोशन को इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी इमोशन मैनेजमेंट को के करेक्टिव एक्शन का नाम है हो पोनो पोनो। तो हो पोनो पोनो इज अ वे, इज अ टूल, इज अ गाइडलाइन मैप जो आपको हेल्प करता है अपने इमोशन को बेहतर मैनेज करने के लिए। एक और चीज, इमोशन मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रिंसिपल है उसको दबाना नहीं है। दबाने का मतलब है वो प्रॉब्लम और गहरा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है ये वाइन एंड फ्रेंड्स आर गुड व्हेन दे आर ओल्ड। बीमारियां जितनी ओल्ड होंगी उतनी खतरनाक होती हैं। तो बीमारियों को पालते नहीं है, उसको दूर करते हैं, सही सही समय पे सही एक्शंस को लेकर। ठीक है? तो हो पोनो पोनो इज अ प्रैक्टिकल, सिंपल, इफेक्टिव वे जो हमारे इस इमोशन मैनेजमेंट के पैराडिग्म में हमारी मदद करता है। ठीक है? तो हम वाई समझ गए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर हम लोग तो बड़े सभ्य कल्चर वाले लोग हैं, ये सब क्या अश्लील अश्लील बातें कर रहे हो सर आप, वो भी हमारे जैसे उम्र में सुबह सुबह बैठ के। तो आपके इस भ्रम को भी तोड़ देता हूं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं अपने टीचिंग्स में, अपने लेक्चर्स में, कि वेदों के देश ने वेदों को कब भुला दिया शायद हमें पता ही नहीं चला। ना ही हम वैदिक रह पाए, ना ही हम वेस्टर्न हो पाए। ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है, खासकर 1970s के बाद के भारत का। 1970 से लेके 2010 तक जिनका जन्म हुआ, इनफैक्ट 2000 तक आप पकड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसी में आता हूं। आप 1960 1950 भी पकड़ सकते हैं, एनीथिंग बिफोर 2000। ना ही हम वैदिक रह पाए, ना ही हम वेस्टर्न रह पाए। जो 1950-60 वाले हैं वो थोड़े वैदिक की तरफ ज्यादा रह पाए, बट जैसे जैसे आप 2000 के करीब आते हैं, खासकर 80s 90s, जो आज प्राइमरी पेरेंट्स हैं, ना वो वैदिक ही रह पाए ना वेस्टर्न ही रह पाए। वो बोलते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पे लटका। वो आपकी स्थिति हो गई, आपकी मतलब हम सबकी। और यही वजह है कि अगर आप पिछले 5 साल को देखेंगे, खासकर कोविड के बाद का, तो बहुत सारे हर टॉपिक पे एक्सपर्ट आ गए, हर टॉपिक पे कोच आ गए। और सिर्फ भारत में नहीं आए हैं, दुनिया के हर हिस्से में आए। लाइफ के हर छोटे से छोटे फंक्शन के लिए एक कोच है, एक एक्सपर्ट है जो लोगों को सिखा रहा है और लोग उससे सीख रहे हैं। कोई सिखा तब रहा है जब लोग उससे सीखना चाहते हैं। तो अगला जो लास्ट 5 साल है, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड की बात करें, 2020-21 की बात की, ये एक बहुत अच्छा पॉज ब्रेक था हर इंसान के लिए, जिसने उसको अपनी लाइफ के रियल, इसेंशियल और डिजायरेबल चीज पे रिफ्लेक्ट करने का मदद किया कि क्या उनके लिए इसेंशियल है, क्या उनके लिए डिजायरेबल है। आई अंडरस्टैंड कोविड एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था, बहुत लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों को खोया।
एज अ समाज हमने बहुत सारे लोगों को खोया, लेकिन हम सब लकी हैं कि हम उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांस को पास थ्रू कर पाए। बट वो जो समय था, कहीं ना कहीं हमें मौका दिया खुद के चीजों को रिफ्लेक्ट करने का, खुद के वैल्यूज को, खुद के थॉट्स को सोचने का। तो ये शायद एक प्रकृति का तरीका था कि भाई इनको थोड़ा आराम दो, जो भाग दौड़ में खो गए हैं थोड़ा रुके और सोचे और खुद को इवेल्युएट करें हर पॉइंट पे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है होपोनोपोनो। दूसरा जो मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि भाई ये चीजें हमारे शास्त्र में कहाँ हैं, अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे और सामवेद में जाएंगे स्पेसिफिकली, तो ये इंसान को जीवन कैसे जीना है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी चर्चा करता है। हाँ, जिन शब्दों में, जिन लफ्जों में चर्चा करता है, वो शायद आज की तारीख में उतने वैलिड ना हो, लेकिन उनको आज के हिसाब से हमें कॉन्टेम्प्ररी रूप से डेवलप करना जरूरी है। तो इसको मैं लेके चलता हूं इमोशन मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में, कि जो ऋग्वेद और जो ऋग्वेद और जो सामवेद की टीचिंग है, वो प्राइमरली हमारे लाइफ के अराउंड है, कि कैसे हमारे शब्द, कैसे हमारे म्यूजिक, कैसे हमारे आर्ट्स, कैसे हमारे जीवन शैली हमारी भावनाओं को और ओवरऑल हमें एज ए पर्सन इंपैक्ट करती है। अथर्ववेद के पास जाएं और ऋग्वेद को साथ रखें, तो वो हमें फाइनेंस मैनेजमेंट के स्किल देता है, गुर देता है। साथ ही साथ अगर आप तीनों को जोड़ दें, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमें पिता कैसे बनना है, बच्चा कैसे बनना है, शिष्य कैसे बनना है, टीचर कैसे बनना है, सबके दायित्वों की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन एज अ रोल मॉडल कैसे स्टैब्लिश किया जाए, उसकी भी चर्चा करता है। अगर थोड़ा और अपना हम पैराडिग्म बढ़ाएं और श्रीमद् भगवद गीता, गुरु गीता और जितने भी गीताएं हैं, अगर सबको अपने इंक्लूड कर लें, सारे पुराण, सारे उपपुराण, उपवेद, उपवेद सबको इंक्लूड कर लें, तो जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसपे इन ग्रंथों ने रिफ्लेक्शन नहीं दिया है। हर जीवन के हिस्सों पे इन्होंने रिफ्लेक्शन दिया है। और हमसे ये रिफ्लेक्शन दूर इसलिए हो गया क्योंकि हमने इनको कभी पढ़ा नहीं। हमें तो लगा भाई इनको पढ़ के क्या होगा, हमें तो भैया आगे चीजें पढ़नी। और शायद हम गलत भी नहीं थे, क्योंकि जब हम 1980s की बात करें तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था बहुत कम था। हमें खुद को फाइनेंशियली भी ग्रो करना था, लाइफ को एक बेटर करने की और सब लोगों ने प्रगति की, उधर ग्रोथ किया। तो जो कॉमर्शियल चीजें थी, वैसी पढ़ाई जिससे धन आए, जिससे फाइनेंशियल गेन हो, उसको प्रायोरिटाइज किया। तो उस समय के हिसाब से वो डिसीजन सही भी हो सकता है। आज बैठ के उस डिसीजन को सही या गलत इवेल्युएट करना थोड़ा नाइंसाफी है। लेकिन हमें एक रिफ्लेक्शन ये भी मिला कि हमें जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की या जिस दौर को हमने आइडेंटिफाई की, उसको सही करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्टेड, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, इंटीमेसी। भाई ये तो अश्लील है, ये तो हमारे भारतीय सभ्यता में है ही नहीं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि भाई आप एक काम करिए, वात्सायन के काम सूत्र को पढ़िए, और शायद इंटीमेसी के जितने सवाल हैं उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप आयुर्वेद की संहिताओं में जाएंगे, चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में, उन्होंने हमारे सेक्सुअल हाइजीन या पर्सनल हाइजीन के बारे में भी उतना ही विस्तार से बताया है जितना शरीर की बाकी बीमारियों के बारे में बताया है। तो हम तो उस धरती से आते हैं जहां कामसूत्र की रचना हुई। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कामसूत्र इज ऑथेंटिक टेक्स्ट रिटन बाय वात्सायन इन इंडिया और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। शायद उसको हमने गलत तरीके से पेंट कर दिया, उसको मेम मटेरियल बना दिया, किसी ने उसको पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। हर पर्सपेक्टिव को, हर चीज को सही या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हर वो चीज, जैसे मेरे हाथ में अभी पेंसिल है, इसका काम लिखना भी हो सकता है,
लेकिन कोई क्रिमिनल माइंडेड है, वो इस पेंसिल से किसी को मार भी सकता है, तो क्या करे, पेंसिल बैन कर दे? नहीं कर सकते ना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई पेंसिल जाता किसके हाथ में। तो हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, वो जीवन के हर हिस्सों के लिए आज की तारीख में भी उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही इफेक्टिव हैं जो वो किसी दूसरे समय में थे। बस जरूरत है कि हम उनको अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड जाके पढ़ें। जब आप फिल्टर्ड पढ़ेंगे, ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, तो अक्सर आप उनके जो ट्रांसलेटर है उसके ओपिनियन को पढ़ते हैं, तो ये उसके ऊपर है कि वो उसका कौन सा साइड दिखाता है। ठीक है। तो अब ये सब चीजें मुश्किल थी भाई। हमारे शास्त्र ने तो ये बोला भाई ब्रह्म मुहूर्त जागरण होना चाहिए। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। एक ऐसी जीवन है जहां पे शायद ब्रह्म मुहूर्त जागरण 90% लोगों के लिए प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं। तो हमें उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, और शायद यही रास्ता निकालने की कोशिश रॉबिन शर्मा ने 5 AM क्लब में किया कि ठीक है भाई, ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो सकता है, चलो 5 AM बना लेते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया हो पोनो पोनो। तो अभी तक आपने समझा कि हो पोनो पोनो होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। अब आएंगे इसके हाउ पार्ट पे। व्हाट और वाई समझ गए। आखिर के 20 मिनट बात करूंगा हाउ पे। थोड़ा फिलोसफिकल है, झेल लीजिए, कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे फिलोसफिकल क्लास थोड़े बोरिंग होते हैं, बट क्या करें, झेलना पड़ता है। वैसे आप लोगों से पहले मैं जिनको क्लास दे रहा था, या जिनसे मैं बात किया, जिनके सामने जिनको मैं एड्रेस कर रहा था, वो इंडिया के टॉप इकोनॉमिक स्टेटा या इकोनॉमिक एडवाइजर्स। थोड़ी देर पहले आपके क्लास से पहले उनको ही ज्ञान दे रहा था। चलिए आते हैं हो पोनो पोनो के हाउ के पार्ट पे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, हो पोनो पोनो की अगर हम बात करें तो ये आया हवाईयन कल्चर से, और ये उस कल्चर का फैमिली रिचुअल था। फैमिली रिचुअल का मतलब एक ऐसा हिस्सा जो उनके लोगों ने प्रैक्टिस किया। जैसे अगर बात करें तो हमारे यहाँ फैमिली कल्चर है कि भाई कोई बड़ा बुजुर्ग मिले तो उसको पांव छू के उसका आशीर्वाद लेते हैं। दिस इज अ फैमिली रिचुअल, फैमिली कल्चर। थोड़ा समय के साथ इवॉल्व किया कि ठीक है भाई, पाँव नहीं छू सकते हैं तो घुटना छूने लगे। थोड़ा और इवॉल्व किए, सोचे कि भाई छूना थोड़ा अथ है, चलो दूर से ही कर लेते हैं। ये इवोल्यूशन हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आई वोंट कमेंट दैट, बट ये हमारे फैमिली कल्चर का हिस्सा था। बाहर से कहीं आएंगे तो अपने हाथ पैर को धो के ही घर के अंदर जाएंगे। जो बाहर के स्लीपर्स हैं उसको घर से बाहर ही रख के जाएंगे। ये हमारे फैमिली कल्चर का हिस्सा था। दीज वर पार्ट्स ऑफ आवर फैमिली कल्चर्स अ फ्यू डिकेड्स अगो। अभी शायद उतना नहीं है। उसी तरह जो हो पोनो पोनो है वो फैमिली रिचुअल था, लेकिन 1913 से 1992 के बीच में इस हो पोनो पोनो को एक इवोल्यूशन मिला। बहुत सारे लिजेंडरी एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने इस हो पोनो पोनो को एक मॉडर्न, साइंटिफिक और एक सिंपल तरीके में कोडिफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने इतिहास से इंस्पायर होके एक सिंपल मैनुअल लिखा। जैसे आज की तारीख में कोई वेद को पढ़ के या पुराण को पढ़ के या गीता को पढ़ के कुछ तैयार करे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, दुनिया के जितने मोटिवेशनल स्पीकर आज तक बने हैं, उन सबसे को जब आप सुनेंगे और बात करेंगे, सब कहीं ना कहीं लास्ट में श्रीमद् भगवत गीता पे पहुंच जाता है। भाई ये मेरा मेरा गीता से इंस्पिरेशन है। और एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये भी है कि उनसे शायद ये पूछ लिया कि गीता के कौन से चैप्टर के कौन से श्लोक से ये आता है, तो शायद वो बता ना पाए। वो अपने कहानी को गीता से जोड़ कर थोड़ा वैलिडेट करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। बट हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि श्रीमद् भगवत गीता आज के लाइफ मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा काम किया जाने वाला ग्रंथ है। आप लोगों ने कितने लोगों ने इनका नाम सुना है, देवदत्त पटनायक का? तो देवदत्त पटनायक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर एडवाइजर
फॉर कंपनीज इन इंडिया एज ऑफ नाउ एंड ग्लोबली एज वेल। तो वो हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उसको एक कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड के हिसाब से चेंज करते हैं, उसको समझाते हैं स्पेसिफिकली कंपनीज को, कि कंपनीज कैसे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, अपने ब्रांडिंग में, अपने प्रोडक्ट रिलेशन में। रिलायंस मुकेश अंबानी ग्रुप को मुकेश अंबानी बनाने वाले, शायद उसमें एक कहीं ना कहीं रोल देवदत्त पटनायक जी का भी है। ही हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कल्चरल एडवाइजर टू रिलायंस अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप स्पेसिफिकली। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, और भी लोग हैं। ही इज वन ऑफ द नेम जो भी टॉप ऑफ रिकॉल से आ गया। तो हो पोनो पोनो को भी मॉडर्नाइज करने का जो श्रेय जाता है, पहला पर्सन है जिनका नाम है मोर्ना सिमोना, 1932 टू 1992। इनको हम बोलते थे, तो सिमोना को आप ये समझ सकते हैं कि ये हो पोनो पोनो को मॉडर्नाइज करने वाले सबसे पहले, या इनको फाउंडिंग फादर के रूप में या फाउंडर फिगर के रूप में समझ सकते हैं। तो जितना मॉडर्नाइज करने का कॉन्सेप्ट था, उसको इवॉल्व करने का कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं आज की तारीख में सारा क्रेडिट इनको मिलता है। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज लाइक फाउंडेशन ऑफ IINC, फ्रीडम ऑफ द कॉस्मोस बनाए, और बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, तैयार किया। और उन्हीं ट्रेनिंग में वो बोलते हैं ना, किसी गुरु की सक्सेस गाथा उसका स्टूडेंट लिखता है। गुरु द्रोण इसलिए बने क्योंकि उनके पास अर्जुन जैसा शिष्य था। तो शायद मोर्ना सिमोना को डिफाइन किया उनकी एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम था डॉक्टर ह्यू लेन। और डॉक्टर लेन अपने गुरु से 4 कदम आगे। उन्होंने इस टेक्निक को एक हवाईयन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अप्लाई किया, हो पोनो पोनो को अपने पेशेंट्स के ऊपर। और उनके लाइफ में, वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर थी, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को के वायलेंट एपिसोड्स को काफी हद तक मैनेज करने की कोशिश की। और जो डॉक्टर लेन का काम था, उसने हो पोनो पोनो को एक अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल मोडालिटी के रूप में स्टैब्लिश किया। तो शायद जो काम डॉक्टर मोर्ना ने शुरू किया, उसको डॉक्टर लेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। आज की तारीख में जो पॉपुलैरिटी है ना, बहुत हद तक डॉक्टर लेन की वजह से, क्योंकि डॉक्टर लेन सिंस एक डॉक्टर थी, तो उनके लिए चीजों को आसान था एक साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक फोरम्स में पहुंचाने का। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर आपने बार बार एक वर्ड यूज किया, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न, ऐसा क्यों? तो चलिए जान लेते हैं ट्रेडिशनल होपोनोपो या मॉडर्न होपोनोपोनो में अंतर क्या है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न? इन दोनों के बीच में एक ही बारीक अंतर है। जो ट्रेडिशनल होपोनोपोनो है, वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता था। इट यूज टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी, कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ठीक है, वहीं और उस एक्टिविटी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में एक ऋषि या मुनि बैठे हैं, जिसको हवाईयन कल्चर में कहूना कहते थे, स्पिरिचुअल गाइड, और वो लोगों को इवॉल्व करने में मदद करता था। लेकिन मोर्ना सिमोना और डॉक्टर लिन ने रिकॉग्नाइज किया कि एक ऐसा समय भी आएगा जब लोगों के लिए इस तरह की कम्युनिटी ढूंढना और एक ऐसा ग्रुप ढूंढना जो उनको जज ना करे, बायस ना हो, और जहां वो खुद को कंफर्टेबल फील कर पाए, शायद मुश्किल हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने हो पोनो पोनो को एक मॉडर्न आउटलुक दिया और इसको सोलो टेक्निक के रूप में इवॉल्व किया। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में है, ट्रेडिशनल ग्रुप एक्टिविटी है, मॉडर्न हो पोनो पोनो सोलो एक्टिविटी है। सोलो मतलब एक इंसान बिना किसी के मदद की इस एक्टिविटी को कर सकता है। और ये जो ट्रेडिशनल हो पोनो पोनो है, इसी के कुछ प्रिंसिपल्स एक दूसरे थेरेपी के रूप में इवॉल्व कर गए। उस थेरेपी का नाम है फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी। तो सिमिलरली उसी समय पे लगभग 1930 के आसपास जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट ने एक थेरेपी इवॉल्व किया, जिसका नाम है फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी, FCT, जो पर्सन के लाइफ के पास्ट लाइफ ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हील करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत हद तक सिमिलर है या इंस्पायर्ड है
ट्रेडिशनल होपोनोपोनो से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मॉडर्न होपोनो के प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, अगर आप सोचें और गंभीर करें, होपोनोपोनो का 4 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। सो देयर इज 4 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ होपोनोपोनो। सबसे पहले आइडेंटिफाई, कि भैया मेरे जीवन में कोई समस्या है या कोई सिचुएशन है, उसको मैं पहचानूं तो सही। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, या उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ, आई एम गोइंग थ्रू अ सिचुएशन विच मे नॉट बी पॉजिटिव। अब जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तब हमारा काम बनता है कि उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, कि भाई जो गलती हो गई या जो सिचुएशन हो गया, उसको अपने जीवन में हम कैसे ठीक करें। और लास्ट है प्रिवेंटिव एक्शन लेना। आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज करना, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को 4 फ्रेजेज में रिवॉल्व किया गया, 4 फ्रेजेज में। और ये जो फ्रेजेज हैं, इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर लेन और मैबल कैटज को। एक और रिसर्चर आए जो डॉक्टर लेन के बाद आए, मैबल कैटज, जिन्होंने ये 4 फ्रेजेज को, या ये जो 4 फ्रेजेज का जो स्ट्रक्चर है, इसको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में पॉपुलराइज किया। सबसे पहला, सॉरी, आई एम सॉरी। ये होपोनोपोनो का सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट रिचुअल या प्रेयर है। ये हमें हेल्प करता है, ये हमें मदद करता है अपने सिचुएशंस के प्रति जो समस्याएं हैं उसको एक्नॉलेज करने में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में। दूसरा, फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी। ये एक ऐसा फ्रेज है जो हमें डिवाइन, यूनिवर्स या हायर सेल्फ से जाने अनजाने किए गए किसी भी गलती के लिए माफी मांगने की ओर प्रेरित करता है। अगला फ्रेज है थैंक यू, जो हेल्प करता है ग्रैटिट्यूड, कि भाई हमसे गलती हुई, हमने माफी मांगा, आपने माफ कर दिया, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है यूनिवर्सल के सबसे पावरफुल पावर, लव के पावर को, भक्ति भाव को जगाने का। इसलिए फ्रेज है आई लव यू। ठीक है, तो जो हो पोनो पोनो का जो बेसिक रिचुअल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो यही 4 है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेज हैं जो मॉडर्न हो पोनो पोनो के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते, स्ट्रक्चर को गवर्न करते। आप इनको सुबह, शाम, रात, दिन जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको इनको सोने से पहले करना चाहिए। सो द बेस्ट टाइम टू डू एज पर मी इज बिफोर स्लीपिंग। वैसे आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हर फ्रेज को कम से कम 7 टाइम्स करना चाहिए। ईच फ्रेज शुड बी डन मिनिमम 7 टाइम्स। ये मिनिमम है। आइडियली मैं बोलता हूं 43 टाइम्स ईच, ये आइडियल है। तो डिसीजन आपका है, आप मिनिमम चूज करें या आइडियल चूज करें। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अगर संभव है तो डेली करिए, इफ पॉसिबल डू इट डेली। अगर आपके लिए डेली पॉसिबल नहीं है तो मेक इट वीकली एक्टिविटी, हर हफ्ते के सैटरडे को करिए। इफ यू वांटेड टू मेक अ वीकली एक्टिविटी, डू इट ऑन सैटरडे। सर हमसे वीकली भी नहीं हो सकता है, तो मेक इट मंथली एक्टिविटी। वैसी स्थिति में आप हर महीने की अमावस्या को करेंगे। तो मैंने तीनों ऑप्शन दे दिया, डेली, वीकली, मंथली। चॉइस आपकी है, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। सर बोलेंगे मंथली भी नहीं हो सकता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मंथली इज द मैक्सिमम, उससे ज्यादा लीनियंसी नहीं है, उससे ज्यादा संभव नहीं है।
अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपके ओपिनियन में हमें कौन सा करना चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं वो है डेली। इसको ऐसे सोचिए कि भाई हम सबको खाना चाहिए, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आपको जितना खाना खाना है एक दिन खाना है, उसके बाद कभी कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन है? नहीं है। या आपको पानी पीना है, एक दिन पी लीजिए फिर पानी नहीं मिलेगा। सांस लेना है, एक दिन सांस ले लीजिए फिर नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं। तो इट्स बेटर कि हम डेली करें। 7 बार 4 लाइन 28 लाइन बोल रहे हैं, बोलने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इट वोंट टेक यू मोर देन 2 मिनट्स। बट ये 2 मिनट का छोटा सा हो पोनो पोनो रिचुअल आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तन को, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस को लेकर आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूं इसलिए मान लीजिए, ऐसा कभी नहीं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात को मान लीजिए। अब इसका सबूत क्या है? तो सबूत चाहिए, बहुत जरूरी है। भाई बिना सबूत कुछ मानना नहीं चाहिए। तो चलिए सबूत की बात करते हैं। एक रिसर्चर हुए जिनका नाम था मैथ्यू बी जेम्स, जिन्होंने ट्रांसग्रेशन रिलेटेड इंटरपर्सनल मोटिवेशंस इन्वेंट्री ट्रिम मॉडल पे होपोनोपोनो के इंपैक्ट ऑन अनफॉरगिवनेस को टेस्ट किया। इन्होंने प्योरली एक स्टडी किया है बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड पीपल। इनके इनके रिजल्ट की फाइंडिंग ये थी कि जिस ग्रुप ने होपोनोपोनो को यूज किया वो कंट्रोल ग्रुप से ज्यादा बेहतर चीजों को कर पाए। दूसरा एक और स्टडी है जहां पे होपोनोपोनो को एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज किया गया फॉर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। लेकिन इस स्टडी में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेटली। ये स्टडी हुई लेकिन इसमें स्टैटिस्टिकली क्लिनिकली रेलिवेंट फाइंडिंग नहीं आ पाई। तो बट उसके बाद शायद किसी ने उस स्टडी को आगे करने की कोशिश नहीं की। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज क्लिनिकल स्टडी करना इज अ कॉस्टली अफेयर। एक सिंपल आपको आइडिया दूं, एक क्लिनिकल स्टडी अगर करना हो किसी को, कुछ यही 15-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे मिनिमम साइड। प्लस एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैं। इसलिए इन चीजों में या खासकर जो हीलिंग मोडालिटी है उनमें इतने क्लिनिकल स्टडीज नहीं होते, क्योंकि इतना सारा पैसा लगाने वाला कोई नहीं। उसकी वजह यह है क्योंकि इनका जो कॉमर्शियल वैल्यू है वो बहुत कम है। जो आरओआई है, रेट ऑफ या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत पुअर है। तो अगेन मैं फ्रेज रिपीट करता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ना ही आपको इसके आगे कुछ जोड़ना है, ना ही इसके पीछे जोड़ना है। ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट होपोनोपोनो प्रेयर है। दिस इज सबसे सिंपलेस्ट। होपोनोपोनो प्रेयर के और भी बहुत सारे वर्जन, देयर आर मेनी अदर वर्जन्स which can be thought, which can be imagined. अब चलिए एक चीज समझते हैं, आखिर होपोनोपोनो है क्या? होपोनोपोनो क्या है? इसको ऐसे सोचिए, अगेन पता नहीं आप लोग कितने कोरिलेट कर पाएंगे, बट कोशिश करता हूं समझाने की। कभी ना कभी लाइफ में क्रश हुआ होगा और जाके उसको बोल नहीं पाए होंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे। होपोनोपोनो को अगर आसान भाषा में या एक अल्टरनेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये इंसान का अनसेड डिजायर है। ये वो इंसान की इच्छा है जो बोल नहीं पाता। तो जो आप किसी पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो आपको यूनिवर्स को एक्सप्रेस करना है। आप इसको जोर से बोल के भी कर सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप अपने भी हो पोनो पोनो प्रेयर बना सकते हैं। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मेक योर ओन हो पोनो पोनो प्रेयर एज वेल। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप अपने नहीं बना सकते हैं, आप अपने भी बना सकते हैं। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ डूइंग इट। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा
रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जरूरी नहीं है कि ये आपको इंग्लिश में ही करना है। आप इसको हिंदी में भी, अपने लैंग्वेजेस में भी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उसमें भी कर सकते हैं। तो होपोनोपोनो क्या है? वो चीजें जो आप सामने वाले को नहीं बोल पा रहे हैं, वो आपको बोलना है। ठीक है? अगर आपको मेहनत चाहिए, हेल्प करनी है, तो एक बुक रिकमेंड करता हूं। इसका नाम है एडवांस्ड होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक। उमा नीलकांतम जी ने इस बुक को लिखा है। किंडल एडिशन भी है, हार्ड कॉपी भी है। इन्होंने बहुत सिंपल 55 स्क्रिप्ट दिए हैं, 55 प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स टू फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो अगर आप खुद का नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक रिकमेंडेड बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बट मुझे, मेरे ओपिनियन में इसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी अपने स्क्रिप्ट बना सकते हैं। आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। जो मैंने 4 बेसिक चीजें दी, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो इस होपोनोपोनो के एक दिन के कॉम्प्लीमेंट्री सफर में इतना ही। सेशन ओपन है Q&A के लिए, तो आप जूम हैंड रेज करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ होपोनोपोनो के सवाल को रखिएगा, बाकी सारा सवाल आपके रेस्पेक्टिव कोर्सेस में ही आएगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नोट्स आ जाएगा। मानसी मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हाय, थैंक यू सर। सर, मुझे मेरा प्रश्न था, फैमिली कॉन्स्टलेशंस का आपने बताया था ट्रेडिशनल, उसका सिमिलैरिटी है, तो मुझे जाननी थी कि ये क्या सिमिलैरिटी है होपोनोपो से। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी आप जानते हैं हाँ, क्या यू होता हैव रिप्रेजेंटेशंस फॉर डिफरेंट है? पीपल। अच्छा, वही काम ट्रेडिशनल होपोनोपो करता था। वहां हम पर ग्रुप, ये तो बोलिए। नहीं नहीं मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस जैसे कैसे होते, क्योंकि यहाँ पे हम मंत्र बोल रहे हैं, है ना? देखिए, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस। मैं आंसर करता हूँ, आप बाकी लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी सिर्फ 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। नंबर 1, कि जो वर्ड आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको एक्सप्रेस करवाइए। दूसरा, आप उसकी जगह पे एक प्रॉक्सी फिगर क्रिएट कर दीजिए। प्रॉक्सी को, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे, भाई आपने किसी को चाचा बना दिया, किसी को ताऊ बना दिया, किसी को अनबॉर्न चाइल्ड बना दिया, किसी को अपने हिसाब से रोल डिफाइन कर दिया। जितना बड़ा ग्रुप होगा, उतना इफेक्टिव आपकी थेरेपी होगी। यही काम ट्रेडिशनल होपोनोपो करता था। अभी जो प्रैक्टिशनर है या जो थेरापिस्ट है, वो वही रोल प्ले करता है जो ट्रेडिशनल होपोनोपो में कहूना करते थे। तो कहूना यूज्ड टू बी बिलीव टू बी स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ द ग्रुप। तो दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। पर यहाँ पे हम लोग मंत्र बोल रहे हैं ना, मीन्स दिस 4 mantras वी आर सेइंग, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज These are फॉरगिव not, मी। these are not mantras, these are simple hidden ओके, emotional process. या सो वी आर सेइंग these 4 things, Right, phrases, as you are saying phrases, you're calling it phrases. right. uh, Whatever you chant becomes a mantra, that's why I'm saying mantra. ठीक है, But if ठीक you're है, saying phrases, it's phrases. ठीक है, So फ्रेंड। whatever these words, let's say whatever these words that we are saying, which are high vibrational words, that's why I'm saying, mantra. Basically, if we are saying this to a representative, then that is what you mean, you're just saying it to राइट, a representative, ऐसा राइट, बोल रहे हैं? राइट। अच्छा अच्छा, ओके। और ये हम अगर किसी भी ऑर्डर में बोलेंगे तो चलेगा? नहीं, द सेम ऑर्डर में? ये ऑर्डर फिक्स फिक्स्ड है ना? मुझे आज ही ये फीलिंग आई, क्योंकि मैं ये काफी सालों से कर रही हूँ, लेकिन आई वॉज सेइंग इट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। तो आई वॉज थिंकिंग कि आई लव यू, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू, आई एम सॉरी। नहीं, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, आई एम गोइंग टू स्टिक टू व्हाट द ऑर्डर इज, लेट्स मी नॉट चेंज दैट थिंग। अभी मैं वही ऑर्डर बोलूंगी है। जो आपने कहा। सो इट स्टार्ट्स विद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, है ना? दिस यही इज ऑर्डर। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो, कि पहले आपने हाँ। चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज किया, फिर उसके लिए हम्म। करेक्टिव एक्शन लिया, फिर उसके लिए प्रिवेंटिव हाँ। एक्शन। हाँ। देखिए, अब एक और चीज आपको ऐड कर देता हूँ, सिंस आपने फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी पढ़ा है। हाँ। अगर जर्मनी के बाहर कहीं भी ट्रेंड है फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी में, तो आप उसके ओरिजिनल वर्जन को नहीं सीखा होगा जो अल्फ्रेड एडलर ने बनाए हैं। द रीजन इज दैट जब भी इंडिविजुअल ट्रेनर्स आते हैं, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो उस सिस्टम को इवॉल्व करते हैं। जैसे पहले एनएलपी आया, फिर आया मॉडिफाइड एनएलपी। जो एनएलपी के बच्चे थे शुरुआती दिनों के, उन्होंने मॉडिफाइड एनएलपी बना लिया। कुछ वैसा ही इवोल्यूशन फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी ने भी किया।
अगर आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी के को पढ़ेंगे, खासकर जो एडलर को जब अगर आप पढ़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि एडलर चाहते क्या थे। क्योंकि एडलर का जो वर्जन है ना कहीं खो गया है। और यही वजह है कि 2002 में जो रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी एक जर्नल है, जिन्होंने अल्फ्रेड एडलर को मोस्ट एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी माना। ही वाज रैंक्ड एट 67th पोजीशन इन दैट रैंकिंग। तो उनकी जो टीचिंग है ना कहीं खो गई। अभी लोगों ने उसको अपने अपने वर्जन के हिसाब से इवॉल्व कर दिया। इनफैक्ट एडलर के भी जो स्टूडेंट्स थे उनके आगे के जनरेशन में उन्होंने अपना अपना वर्जन बनाना शुरू कर दिया। हम्म। इसलिए इसके बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। हाँ। तो आपने जैसे कहा कि आप ऐसा कर सकते, एक रूम में काफी लोगों को इकट्ठा कर सकते, बट इज देयर अ नीड दैट देयर हैज टू बी अ पर्सन हु इज नो, डूइंग दिस? इन मॉडर्न, देखिए, इन मॉडर्न होपोनोपोनो, एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर लेन एंड द माइकल कैब्ज, उन्होंने वही तो सोलो लाए ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आप वहां भी क्या कर रहे हो, एक प्रॉक्सी क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रॉक्सी को बोल रहे हैं। प्रॉक्सी को क्यों बोल रहे हैं? कि द प्रॉक्सी विल रिलेट टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल पास इट टू यू। तो प्रॉक्सी की जरूरत ही नहीं है ना, बिना उसके भी आप काम कर सकते हो। बट इनफैक्ट अगर हमने, हाँ सॉरी सर बोलिए। मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कि हम फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी को भी ग्रुप एक्टिविटी से सोलो एक्टिविटी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी थेरापिस्ट हैं या फैमिली कॉन्स्टेलेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि रोल प्लेयर्स कहाँ से आएंगे। हम्म। अभी क्या है, अगेन सो मैं किसी पे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम किसी को भी रोल प्ले कर देते हैं। बट रोल प्लेइंग इज एन आर्ट, इज अ स्किल, जो हर रैंडम पर्सन को आए जरूरी नहीं। every person is a different zone of receiving mode, every person is at a different zone of reflecting something। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग रोल प्ले करने के बाद अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हाँ। तो जो अभी भी थेरापिस्ट है, जो इंडिया के अच्छे अच्छे थेरापिस्ट हैं, आई नो मोस्ट ऑफ देम, तो उनका भी यही प्रॉब्लम है कि आप रोल प्लेयर्स कहाँ से लाओगे। अगर आप अपने रोल प्लेयर्स लाते हो अपने सैलरी पे या अपने ग्रुप के, तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनता है। दैट बिकम सुपर कॉस्टली। कि अगर मुझे अपने साथ साथ 20 लोगों को और खड़ा करना है, तो वो भी तो कॉस्ट आएगा ना। सो और जो लोग, हाँ हाँ सर, नहीं सर कंटिन्यू कंटिन्यू। तो जो क्वालिटी ऑफ जो रोल प्लेयर है ना, ये हमेशा से चैलेंज रहा है, खासकर पिछले 10 सालों में। क्योंकि अब जो क्वालिटी ऑफ पर्सन टू रिसीव दैट एनर्जी एंड टू पास दैट एनर्जी से विदाउट एनी अल्ट्रेशन और विदाउट एनी फिल्ट्रेशन टू द यूनिवर्स, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एरिया है। सर इसमें एनर्जी भी काम करती है, जो बिल्कुल। कि कोई देखिए, मीन जो, मैं इसको आंसर करता हूँ। ये जितना फॉर्म है इसको बोलते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट, मतलब इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव थेरेपी। चाहे वो फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी हो पोनो हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, सारे इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिव थेरेपीज। इसका एक मोर साइंटिफिक नाम है। तो ये तो सारे के सारे जो प्रिंसिपल है वो एनर्जी पे ही काम करता है। सबका जो बेसिक ग्राउंड रैशनल है वो प्लेटो और अरस्तु के उस लाइन में छुपा है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है। तो हम लोग इंसान नहीं, एक ऊर्जा के बिंदु हैं, ऊर्जा के एक पॉइंट है। दिस इज व्हाट प्लेटो एंड एरिस्टोटल सेड। और इसी प्रिंसिपल के अराउंड सब कुछ करता है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं क्वांटम हीलिंग। हाँ तो जो अब क्वांटम हीलिंग में लोग नॉर्मली अल्फा हीलिंग, थीटा हीलिंग, गामा हीलिंग, बीटा हीलिंग्स को रखते हैं। बट जितने हीलिंग मोडालिटी हैं, इंक्लूडिंग लामा फेरा, रेकी, प्राणिक, सब कुछ क्वांटम हीलिंग का ही पार्ट है। और इसी मोडालिटी को और आगे बढ़ाया विद द बर्थ ऑफ क्वांटम एस्ट्रोलॉजी या क्वांटम न्यूमरोलॉजी, कि कैसे हम इस क्वांटम हीलिंग के प्रिंसिपल को एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं। अगेन मैं तो जाऊंगा तो बहुत कर जाऊंगा यहाँ से। बट टू समराइज ऑल, दिस वर्ल्ड इज नथिंग, जस्ट अ बैलून ऑफ एनर्जी। और ये जितने एक्सप्रेसिव मोड ऑफ थेरेपीज हैं, ये उसी एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। सो सर इसमें एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत होती है इफ वी प्लान, तो पोनो पोनो में नहीं। हाँ नहीं, इन दैट अदर वेयर यू आर डूइंग देखिए फैमिली कॉन्स्टलेशंस देखिए एंड होपोनोपो टुगेदर। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, जिसको वो थेरेपी समझ में आती है, जो उस थेरेपी को जानते हैं। यू नीड एन एक्सपर्ट। ओके, जब सो तक दैट इज एक्सपर्ट मेरे। नहीं है तब तक नहीं हो सकता। एनी रैंडम पर्सन कैन नॉट प्लान अ फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी, एज सिंपल एज इट इज। सो हमने अगर डिसाइड किया कि वी गिव द रोल प्ले टू समवन एंड देन
I am the person who, suppose if I want to get healed, I get the role play people, and then I conduct this thing on my own. Is that okay? Or I need to get, even if I know, I need to get somebody from exterior person. अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं हाँ. तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इफ यू नो दैट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट, यू कैन डू इट आउट। बट देखिए, सिंपल सी बात है ना, फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी या अल्फ्रेड एडलर का जो वर्जन है, वो कहीं, अगेन हम थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, बाकी लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बट मैम ने सवाल पूछा, सिंस यू नो दैट आई एम आंसरिंग दैट। तो जो अल्फ्रेड एडलर था, उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि आप खुद के लिए नहीं कर सकते, खुद के लिए कर सकते हैं। बट अगेन उसमें ये होता है कि दैट इज प्योरली योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहां पे आप दो रोल प्ले कर रहे होते हो, एक कोऑर्डिनेटर का भी और एक पर्सन हु इज गेटिंग ट्रीटेड। मतलब आप डॉक्टर भी हैं और पेशेंट। अब अगर ये मेंटल हम्म. कंपार्टमेंटलाइजेशन आप कर सकते हैं, दिमाग में दो कंपार्टमेंट बना सकते हैं, दो एनर्जी कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं इसको करने के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा. और फिर बाद में इन सब की एनर्जीज को भी वो करना पड़ेगा ना, देखिए, बिकॉज देन दे कम इन टू दैट एनर्जीज एंड देन. अगर आपने फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी सीखी है, तो आपको बताया गया होगा कि कैसे हम बाद में एनर्जी कट करेंगे, रोल प्लेयर्स वाले को हाँ. कैसे कट करेंगे, रोल प्लेयर्स वाले को कैसे हील करेंगे, ताकि उनको उसका आफ्टर इफेक्ट ना आए। बाप रे, हाँ बराबर, बिकॉज आई हैव गॉन एज अ वॉलंटियर ऑल्सो, एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस इनसाइड मी एज अ वॉलंटियर अब when I'm getting into that देखिए, role play, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आंसर किया कि जब अल्फ्रेड एडलर साहब ने जब इसको बनाया, तो उन्होंने रोल प्लेयर को बहुत क्रिटिकल माना। जैसे इसको हम्म. ऐसे समझिए कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अपने जी. हॉस्पिटल के स्वीपर को बोले, भाई तू चल आज मेरा ओटी असिस्टेंट बन जा, नहीं होगा ना, ओटी असिस्टेंट हाँ. एक्सपर्ट होगा। वैसे ही फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी जिस रोल प्लेयर को लाएगा, ही और सी शुड बी इन दैट जोन टू बी एबल टू यूज इट। और यही एक ऐसा पॉइंट है ना, जहां पे मेरा बहुत सारे फैमिली कॉन्स्टेलेशन एक्सपर्ट्स के साथ मतभेद रहता है। मनभेद नहीं है, मतभेद है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि रोल प्लेइंग इज अ स्किल्ड जॉब। एवरी वन कैन नॉट बी अ रोल प्लेयर। और चैलेंज ये है कि प्रैक्टिकली अगर आपको इस थेरेपी को अफोर्डेबल बनाना है, तो रोल प्लेयर के लिए आपको रैंडम वॉलंटियर्स चाहिए, जो या तो फ्री आ जाए या बहुत कम पैसे में। हम्म. इसके लिए वॉलंटियर्स वगैरह को करते तो हैं ये वो मेरे भी. ओपिनियन में अच्छा अप्रोच नहीं है। मेरे ओपिनियन में वही है कि अगर आपको करना है, तो आप अपने रोल प्लेयर्स डिफाइन कीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये कि आप इंसान को क्यों वॉलंटियर बनाना चाहते हैं, आप एनर्जी को ही वॉलंटियर बना लीजिए ना। मीन्स कैसे, अगेन, लाइक that's यू a कैन very कीप different डॉल, that's a very यू कैन different कीप subject डॉल. of family constellation therapy. I will take a pause over हाँ. here, क्योंकि it will ओके. take, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि मीन्स यू कैन टेक द फोटोज, यू आर सेइंग फोटोग्राफ्स अब लेके. जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या बोलो, आप लोग कहते हैं, आप लोग सोचते रहिए, सोचना बहुत जरूरी है। आपने वो मूवी देख, अब आपने अभी थोड़ी टाइम पहले ना वो आया था, कर्ण के ऊपर एक सीरियल आई थी, सूर्यपुत्र कर्ण, किसी टीवी चैनल। हाँ, मैंने एक्टिंग की है उस सीरियल में. हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो उसमें क्या था, कर्ण और अर्जुन के पास एक कला थी कि वो जब उनका धनुष गिर जाए, तो अपने आसपास के चीजों को भी एनर्जाइज करके हथियार बना सकते थे। हाँ. वैसे ही एक अच्छा फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपिस्ट या कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट अपने आसपास की एनर्जी, जैसे मान लिया मैंने से हाथ घुमाया, अभी जो इसमें एयर बंद हुआ, इस एयर को भी मैं एक रोल दे सकता हूँ। अच्छा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस कैन ऑल्सो बी डन। दूसरा रास्ता ओके. ये हो सकता है कि अगर मैं किसी जगह पे कर रहा हूँ, तो मैं उस जगह के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जोन्स को भी रोल दे सकता हूँ। जैसे मान लिया कि जो दक्षिण कोना है उसको मैं रोल दे दूंगा, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक रोल दे दूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। मैं यही रोल प्लांट्स को भी दे सकता हूँ। इनफैक्ट मतलब मेरा एक अभी अनपब्लिश्ड रिसर्च आपको शेयर करता हूँ, जहां मैंने मतलब प्लांट्स को वॉलंटियर बनाने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है एज कंपेयर टू इंसान। मीन्स आप तुलसी को ऐसे अपनी माँ का रोल दे मैंने सकते हैं मैंने ऐसे. तुम देखिए, अगेन आपने क्या किया ना, एक बायस ले आया। हाँ. जरूरी तुलसी माँ ही बनेगी, तुलसी बाप भी बन सकती। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, यस, सिस्टर भी तो बन सकती है. हाँ. हाँ, वही मैंने बोला। तो आप ऐसा नहीं है कि देखिए, अब यही मैंने बोला, यही ऑनगोइंग रिसर्चेज है जहां पे लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमें रोल प्लेयर्स ना मिले तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ लोग प्लांट्स पे ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग पेट्स पे ट्राई कर रहे हैं। पेट्स का मैं सपोर्टिव नहीं हूँ, क्योंकि पेट्स के लिए मुझे लगता है कि एनिमल एथिक्स कोड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वी डोंट नो कि हाउ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो वो एक एथिकल कंसिडरेशन वहां पे जरूरी है। और सबसे सिंपलेस्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जोन्स को या एनर्जीज को ही रोल दे दीजिए ना। थोड़ा मुश्किल है करना, बट किया जा सकता है। देयर आर मेनी पैरासाइकोलॉजिस्ट्स हु डू इट। पर फिर उनकी भी एनर्जी कट करनी पड़ती है. बिल्कुल करनी पड़ेगी।
अच्छा। देखिए मैंने बोला ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, तो हाँ। लेट अस डोंट गो इनटू दैट वर्ल्ड, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी में 10 मिनट या 15 मिनट में आंसर नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ थेरेपी इन इटसेल्फ। हाँ। चलो, थैंक यू। अमरिंदर सर, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर नमस्कार। जी। सर जो ये एडवांस होपोनोपो हीलिंग टेक्निक जो बुक जो बताई आपने, वो जी, क्या नाम बताया सर? उमा? उमा नीलकांतम, ये इसके लिंक आपके रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप्स में आ जाएगी। ओके सर। सर वो आपने जो बोला ना फैमिली कंसल्टेशन, क्या है कॉन्स्टेलेशन, हम्म। ये मैं तो मानता नहीं था अभी तक। आज आपसे सुन के तब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ ये भी कुछ है, क्योंकि मेरे पास 4-5 बार आया ये, मैंने जो है कभी सुना ही नहीं उसको। मुझे लगा कि ये बेवकूफ, मुझे लगा ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का जो है वो तरीका है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक क्योंकि सेकंड दीजिए मुझे। मैं मैं ऑलरेडी जो है सर, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, सो सॉरी, आई हैड टू टेक दैट अर्जेंट कॉल। सर सर ने हैंड डाउन कर लिया। जलजा मैम बोलिए। मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए मैम। ओके, थैंक यू। पहले नहीं हो रहा था, हाँ हाँ, बट बोलिए। थैंक यू। आपने पहले कहा था सर देर आर 4 कंपोनेंट्स फॉर ओपोनोपो। हम्म। तो पहले वाला आपने कहा था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम व्हिच मींस एक्नॉलेज फॉर करेक्टिव एक्शन। हम्म। सो उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा है? अब मे बी तो मैंने मिस देखिए, कर दिया। सबसे पहले आइडेंटिफाई है, फिर जी, करेक्टिव एक्शन है, फिर प्रिवेंटिव एक्शन है। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, सो आइडेंटिफाई, करेक्टिव, अच्छा कापा, आपने वो दो कापा। बस। ओके done। ओके, 4। एंड जो आपने कहा था कि बिफोर स्लीपिंग आपने करना है, तो कभी Right। कभी समटाइम्स बिकॉज मैं कुछ प्रोग्राम्स बनाती रहती हूँ फॉर ट्रेनिंग, वो सोते सोते कभी 1 बज जाता है सुबह का, या इवन 2 o'clock। तो उससे पहले के कोई टाइम साइकिल है? नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हम्म। अमरिंदर सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर वो बोलिए सर। अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी सर, बोलिए। मैं सर वही कह रहा था कि
जो है वो ये फैमिली कंस्टलेशन का जो है वो मैं विश्वास नहीं करता था। मुझे लगा कि ये बेवकूफ बनाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होती है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न थेरेपीज को ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है ना कि इंडिया में क्या है कि एनीवन कैन डू इट। जर्मन में क्या है, जहाँ पे ये थेरेपी बनी वहाँ इन थेरेपी को सिर्फ डॉक्टर्स ही करते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स ही करते हैं। नॉन हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन नॉट डू दिस थेरेपीज। या मैं भारत में बोलूँ तो सारे थेरेपिस्ट मेरे को पकड़ के पीटेंगे, मेरे घर के बाहर मोर्चा लगाएंगे। बट हकीकत ये है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया यू कैनॉट प्रैक्टिस एनी हीलिंग मोडालिटी until or unless you know human anatomy and physiology। ये एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, यूएस में भी, जर्मनी में भी और बाकी सारे कंट्रीज में भी। हमारे भारत में अभी तक नहीं है, लेट्स सी कब होगा, बट मोस्ट लाइकली देयर आर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस हैपनिंग कि गवर्नमेंट शायद इसको रेगुलेट करे आने वाले कुछ समय में। नहीं, मैं सर ऑलरेडी जो है वो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी प्रैक्टिस करता हूँ, प्राणिक हीलिंग करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल हीलिंग ऑलरेडी, मतलब ये सारी चीजें, ये सारी विधाएं मैं ऑलरेडी ऑन ए डेली बेसिस करता हूँ मैं। जी सर, ग्रेट। पर ये फैमिली कंस्टलेशन मुझे पता नहीं था कभी भी। कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चैताली मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर या मेरे लिए ये सब कुछ तो बहुत नया है। आई डोंट नो इवन होपोनोपोनो एंड नॉट इवन फैमिली कॉन्स्टलेशन। बट अभी मुझे ये पूछना है सर कि आपने जो 4 फ्रेजेस जो लिखा है, जो है कि आई एम सॉरी, देन मीन्स प्लीज फॉरगिव मी, तो वो जो आपने बोला कि मतलब अगर डेली करना चाहिए, फिर मतलब अगर वीकली करना है तो सैटरडेज करना चाहिए, एंड मंथली करना है तो अमावस्या को करना चाहिए, एंड जी आपने बोला कि मिनिमम 7 टाइम्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 43 टाइम्स, मतलब आप आइडियली 43 टाइम्स करना चाहिए। तो मेरा राइट, क्वेश्चन ये है कि हमको मतलब वो चारों फ्रेजेस सीक्वेंस में 7 टाइम्स बोलने हैं, या फिर मतलब एक एक मतलब 7 टाइम्स ईच, 7 टाइम्स ईच या 43 टाइम्स ईच, वो ईच का काउंट। कंटिन्यू, मतलब मुझे ब्रेक करके, मतलब आई एम सॉरी बोलती हूँ तो मुझे 43 टाइम्स आई एम सॉरी बोलना है। ये पूरा पैटर्न एक साथ बोलना है, ये पैटर्न रिपीट होगा। हाँ, जो पैटर्न है वो ऑल 4 पैटर्न्स आई हैव टू स्पीक, मतलब ऑल टुगेदर 43 टाइम्स। राइट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जगदीश सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जगदीश नमस्कार सर। सर। जी हाँ नमस्कार सर। जी जी जी, बोलिए। हाँ सर, ये पूछना था कि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि कुछ बोलो या ध्यान करो तो किसी भगवान का आप चेहरा सामने लेके आए या उसको सामने अपना देखें, ऐसा कुछ ऐसा भाव लाए करके, ऐसा कुछ है सर कि बस अपना बैठ गए बिस्तर में और ही बोलना शुरू कर दिया? कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यज्ञेश सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी, सर ये सुबह में भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं टेरो ट्रेडर हूँ आप एस्ट्रो कभी सीट भी पे, कर सकते हैं, जब आपका मन करे यू कैन डू इट। तो उसमें अपना नाम भी बोलना पड़ता नहीं चाहिए बोलना है, क्या? जो मैंने एज इट इज फ्रेज दिया है एज इट इज करना है, कुछ उसमें ऐड नहीं करना, कुछ उसमें हटाना नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे टेरोट में ऐसा सिखाया कि खुद का नाम बोलने का और फिर ये सब बोलने का, कोई जरूरत नहीं है। और पथारी में रह के ही बोलने का, नीचे उतर के या कुछ काम करते करते नहीं बोलने का, ऐसा सब कुछ होता है क्या? कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है। ओके, थैंक यू। इंदर सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर राधे राधे। राधे राधे, बोलिए सर, सवाल पे आते हैं जल्दी से। सर ये ओपन ओपन जैसे हम आप, ये मेरे लिए तो नया कॉन्सेप्ट, पहली बार ही सुना है आपके द्वारा। तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं सर, तो 4 फ्रेज मीन्स की जैसे मैं रात को सोता हूँ पलंग पे, तो फिर ऐसे मेरे जैसे श्री कृष्ण को ही मानता हूँ तो श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भी बोल सकता हूँ ये चारों? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मतलब ये जैसे संस्कृत के श्लोक होते हैं तो संस्कृत में ही बोलते हैं, तो ये हम हिंदी में या अपनी भाषा से, मैं सिंधी हूँ तो सिंधी भाषा में भी ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये कन्वर्ट कर? बोल सकते हैं, हाँ, तो इशू नहीं है ना उसमें कुछ भी? कोई इशू नहीं है। ओके। और ये 4 ही फ्रेजेस बोलने की है कि कुछ एक्स्ट्रा भी होता है इसमें? यही 4, आप अपने हिसाब से जो चाहे बना सकते हैं, 4 ही मेन है, सब इसी के अराउंड अच्छा रिवॉल्व करता है। अच्छा, मीन्स आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दैट्स इट। ओके सर, ये मैं आपको भी बोलता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड सर।
हाँ, थैंक यू सो मच। थोड़ा जल्दी जल्दी रखते हैं, आई हैव अनदर मीटिंग शेड्यूल, तो लेट्स मूव जल्दी जल्दी ताकि सारे सवाल ले पाऊँ। अगर सबका नहीं ले पाऊंगा तो मैक्सिमम आप लोगों से नाम वाले हैं उसको नाम में ही ले लेंगे। रीना मैम बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं माइग्रेन हीलिंग के लिए इसका कैसे यूज कर सकती हूँ, मतलब क्या बोलूँ। देखिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्क्रिप्ट शेयर करना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बना के भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। सुजाता मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। क्या चीज ला? सुजाता मैम कौन सा बोलिए। प्रॉब्लम को? राजू राजू सर जी, सर ऐसा कुछ नेगेटिव इसमें भी है उसको क्या? मैं एक ठंड दोगे ना, कोई नेगेटिव नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन कब लाएगी? नहीं मैम आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, पहले उसको ठीक करिए फिर आपके पास आता हूँ। संतोषी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, नमस्ते सर। जी, तो ये जस्ट ये पूछना था, हमें 43 ही टाइम क्यों? ये वैबी सभी हाँ का मैं बीपी चेक कर दूं, मैं अपन कर दूं दवाई खाना ना मैं। ये हेलो। वैबी सभी का प्रिंसिपल है कि सेवन जो जो सेवन के काउंटिंग्स होते हैं वो सब कॉन्शियस पावर पे ज्यादा बेहतर इफेक्ट करते हैं, इसलिए 43 टाइम्स या 7 टाइम्स। 437। हम्म। ओके, थैंक यू। सुप्रिया मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। सर मैं तो करती हूँ होपोनोपोनो, आई एम वेरी अवेयर ऑफ होपोनोपोनो एंड आई डू इट एवरी टाइम, बट एडवांस होपोनोपोनो के बारे में आपने बताया, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि सर डिफरेंस क्या होता है? मैंने इसका एडवांस कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ट्रेडिशनल और मॉडर्न बताया, एडवांस कुछ नहीं होता। अच्छा, नहीं एडवांस होपोनोपोनो भी होता है जिसमें वो जैसे आपने बारे अब में बात क्या है किया। ना, कोर्स बेचने के लिए तो सुपर एडवांस भी भेज दूं। अच्छा, ओके, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे जन बोलते हैं कि एडवांस होपोनोपोनो अलग होता है जिसमें हम अपने कुछ फ्रेजेस अलग करना पड़ेगा ना। ओके, अच्छा ठीक है। सुजाता मैम फिर से ट्राई करिए आप। सुजाता मैम अनम्यूट कीजिए, फिर से पूछिए। सर मैं दर्द रही थी, ये नेगेटिव प्रॉब्लम में भी कैसा होता है सर? इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आप इसको हर सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे मेरे प्रॉब्लम है सर, नेगेटिव आप इशू कर है। सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। अंजलि मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। एस पहले अपने आप को रियल नाम से आइए या कैमरा ऑन करिए, फिर आपके पास आऊंगा। अंजलि मैम बोलिए। सर ये होपोनोपो तो आजकल ऐसा बहुत एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो फिर दिस इज द ओनली होपोनोपो 4 सेंटेंस जो है। देखिए, इसको आंसर करता हूँ। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके हाँ, बाद आप जितने अपने स्क्रिप्ट चाहें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि जो बोलिए एक बोलिए। अटेंड किया था उसका तो प्राइस उन्होंने 21,000 बोला था। मैंने बोला भगवान जाने क्या है ऐसा ओपन अच्छा है, ओपन में है क्या। देखिए मैं आंसर करता हूँ। प्राइसिंग इज डिफरेंट थिंग। हर इंसान हम्म अपने हिसाब से, अपने पर्पस से तय करता है कि उसको क्या फी चार्ज करना है, तो फिर उसका अपना डिसीजन है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो होपोनोपोनो लाख रुपए का पढ़ाते हैं, 5 लाख का पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। मतलब बेसिक तो यही है, बस यही 4 सेंटेंस बेसिक जो है वो सब बेसिक प्रिंसिपल यही है। यही है। इसी में वो आगे मॉडिफिकेशन राइट, करते रहते हैं। राइट। ओके, थैंक यू सर। एस पहले खुद के रियल नाम से आइए या अपने कैमरा को ऑन करिए या चैट में अपना रियल नाम भेजिए, तभी आपके पास आ सकता हूँ। मैंने कल भी क्लास में बोला था, इस तरह के शॉर्टकट नेम्स नहीं चलेंगे। एस आप जो भी हैं, या तो कैमरा ऑन करिए या अपना खुद को रिनेम करिए या अपना रियल नाम चैट में भेजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। हेलो जी सर। सर, मेरे दो सवाल है। सर ये आईफोन, सॉरी सर, ये मॉर्निंग में इसका भी कोई वो होता है फिक्स टाइम? मॉर्निंग में करना तो अगले दिन अगर मॉर्निंग में क्लास ही। को ध्यान से सुनते तो मैंने क्या बोला, आप इसको 24 घंटे में जब चाहे तब कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एफर्मेशन और ओपन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एफर्मेशन। अफर्मेशन कैन बी थाउजेंड्स एंड मिलियंस। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सबकॉन्शियस एनर्जी मॉडिफिकेशन ही है, बस जी, दोनों का पर्पस अलग अलग है। हर पर्पस अलग होपोनोपो है। अपने आप में एक अफर्मेशन है, बट हर जी, अफर्मेशन होपोनोपो प्रेयर हो जरूरी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के इस सफर में इतना ही। अंजलि मैम बोलिए, आपने अनम्यूट किया था, हैंड रेज किया था, बोलिए, खुद को अनम्यूट करिए, बोलिए।
सर गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस सफर में इतना ही। मैंने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के लिए आपको वैसे एक बुक रिकमेंड किया था, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात। वैसे मैं एक काम ये करूंगा कि आप लोगों को एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा जहां मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बताए हैं आप लोग के इस रिकॉर्डिंग के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं। दैट विल गिव यू मोर पर्सपेक्टिव एज वेल। एक्चुअली आपको रियलिटी बताता हूँ, लेकिन पहले इंदर सर का सवाल ले लेता हूँ, फिर रियलिटी बताऊंगा। इंदर सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। सर मुझे फिर से अनम्यूट करने के लिए। सर मैं ऐसा पूछ रहा था कि ये जैसे ये प्रेयर है उसका मतलब कोई भी अपने क्या जैसे सत्संग होता है, जैसे कहीं सत्संग करने जाए, अभी एक मैडम ने पूछा था कि मैं कहीं पे वॉलेंटरी जा रही थी तो उसको इफेक्ट हो रहा था, तो ये समझो मैं अकेले बैठ के करूं या फैमिली के साथ भी ये प्रेयर कर सकता हूं? वो मैम का अलग सवाल था, उसको आप इस पर्सपेक्टिव आप उसको ग्रुप में भी कर सकते हैं। वो जो उन्होंने पूछा वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दीजिए। और सर जैसे मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंटों को, तो उनको 7 टाइम इनकी उनकी इच्छा से ये 4 सेंटेंस बोला सकता हूँ ना? ऐसा वांदा नहीं, उसमें कुछ कोई मतलब दिक्कत नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता है ना? नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। ओके, थैंक यू सर वंस अगेन। चलिए, तो इस होपोनोपो के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हेड। जो लोग नाम वाले कोर्स में हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी 7 बजे लाल किताब के वर्षफल में, और साथ ही साथ मुलाकात होगी 9 बजे नेम न्यूमरोलॉजी में। इस सफर में इतना ही।